नमस्कार दोस्तों, ये है निंजा 400 2022। आप में से बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि इस गाड़ी का रिव्यू किया जाए और अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये मोटरसाइकिल अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन अब ये मोटरसाइकिल मेरे पास है और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। लेकिन सब कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर गुड न्यूज़ से ज़्यादा बैड न्यूज़ है और हम लोग उसी से शुरू करते हैं। कभी कभी बैड न्यूज़ देना भी ज़रूरी होता है और जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पर चेंजेस कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट कुछ डाउनग्रेड्स ही हुए हैं और ये अपने BS6 अवतार में अब यहाँ पर आई है। जब 2020 में यहाँ पर अवेलेबल थी उस वक्त यहाँ पर इस मोटरसाइकिल में पावर भी आपको ज़्यादा मिलती थी, लेकिन BS6 द्वारा गला घोटा जाने के बाद यहाँ पर 5 PS कम हो गए हैं और पीक पावर यहाँ पर 50 PS से घट के 45 PS हो गई है, जो कि बनती है 10,000 RPM पर। और टॉर्क भी 1 न्यूटन मीटर कम हो गया है, 38 से घट के 37 हो गया है। अब अगर आप रफली इसे देखें तो RC 390 इससे लगभग 2 PS कम बनाती है, लेकिन टॉर्क वहाँ पर बराबर है। और ये जो चीज़ है ये कोई बहुत ज़्यादा खुश करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी जो स्टाइलिंग है, यानी कि इसके जो पैनल्स हैं और ये जैसी दिखती है आगे से पीछे से, और इसका जो हार्डवेयर है जनरली वो पूरी तरह से सेम है। लेकिन ये जो लिवरी, जो कलर्स आप देख रहे हैं, ये सब ज़रा चेंज किए गए हैं। इसका स्टाइलिंग पहले जैसा ही है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव दिखने वाली, बहुत ही ब्यूटीफुली स्टाइल्ड मोटरसाइकिल है। और इस गाड़ी की हेडलाइट को देखिए, बहुत ही एग्रेसिव लगती है। ये जो मोटरसाइकिल है कावासाकी रेसिंग टीम से इंस्पायर्ड है, ना सिर्फ अपनी डिज़ाइन में लेकिन इस कलर्ड लिवरी में भी। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर है, इसके अलावा आपको एक टाइटेनियम ग्रे कलर भी मिलता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ऑफ कोर्स ये ग्रीन कलर मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये ब्लैक जो है इसे ज़रा कम करा जा सकता था। लेकिन ये जो रेड हाइलाइट्स हैं ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लगती हैं। ख़ास तौर पे ये नीचे जो एक बहुत ही स्टाइलिश रेड हाईलाइट दिया गया है, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। और अगर मैं नीचे आपको कुछ दिखा ही रहा हूँ तो यहाँ आपको बता दूँ कि 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको। और भले ही सुनने में कम लगे, लेकिन 2 अप राइडिंग के बावजूद ख़राब स्पीड ब्रेकर्स पे भी मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये ख़राब रास्तों पे ये मोटरसाइकिल चल सकती है, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग इस मोटरसाइकिल को आगे से पीछे की तरफ जा कर के देखते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। और इसका जो हेडलैम्प है ये काफ़ी एरोडायनामिक है, ट्विन LED हेडलैम्प्स हैं। यहाँ पर पायलट लैंप्स मिलेंगे आपको, हालांकि DRLs स्पेसिफिकली यहाँ पर कुछ नहीं है। और ये जो विंड स्क्रीन है ये भी कुछ हद तक आपको हेल्प करती है टू स्लिप थ्रू द एयर। अगर आप टक इन करते हैं तो जो विंड है वो आपके हेलमेट के ऊपर से जाएगी, विंड रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा। ब्लिंकर्स यहाँ पर अभी भी बल्ब्स हैं। और अगर मैं ज़रा कैमरा को नीचे लेकर के आऊँ तो यहाँ पर आपको एक डिसअपॉइंटमेंट और मिलेगा, यहाँ पर USD फोक्स नहीं है। कुछ कहीं ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स में भी आपको USD फोक्स मिलते हैं, यहाँ पर नहीं है। तो ये जब तक नया अपग्रेड नहीं आता इस मोटरसाइकिल का तब तक यू विल हैव टू लिव विद दैट। और 286 mm फ्रंट डिस्क, ट्विन पॉट निसिन कैलिपर्स, ट्विन चैनल ABS, 110 सेक्शन फ्रंट टायर विच इज़ अ डनलप। तो ये डनलप टायर है ये काफ़ी अच्छा है, ड्राई कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट द बेस्ट टायर दैट आई हैव सीन। सो द टायर्स आर गुड फॉर द मोस्ट पार्ट, बट अगर आप बहुत अग्रेसिव राइडर हैं तो दिस टायर कुड डेफिनेटली हैव बीन अ लिटिल बेटर। पीछे 150 सेक्शन टायर आपको मिलता है, सेम डनलप टायर। और इसके बारे में भी मेरी राय वही है जो आगे वाले टायर के बारे में है। अब देखिए इसका जो एग्जॉस्ट है ये भी अपस्वेप्ट है, ताकि अगर आप लीन कर रहे हैं, हार्ड कॉर्नरिंग कर रहे हैं, और ये गाड़ी ऑफ कोर्स बहुत ही नेचुरली वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे कॉर्नर्स पे लीन करना बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है स्ट्रेट लाइन में, तो वो सब के बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मोटरसाइकिल का जो एग्जॉस्ट है ये अपस्वेप्ट है ताकि आप इसे और अच्छे से लीन कर सकें। अब देखिए ट्विन सिलेंडर इंजन है, उसकी आवाज़ तो आप सुनना ही चाहेंगे, और हम इसे ज़रा फायर करके देख लेते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। अब ट्विन सिलेंडर इंजन है, लेकिन मेरे ख्याल से आवाज़ ज़रा और बेहतर हो सकती थी। नथिंग टू राइट होम अबाउट। और अब मैं इस गाड़ी पे बैठा ही हूँ तो आपको कुछ और चीज़ भी बता देता हूँ। सीट हाइट 785 mm है, जो कि बहुत हाई नहीं है। कुछ और गाड़ियों की सेगमेंट में सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा हाई है, और आप में से जो छोटे कद के लोग हैं 5 फीट 6 या 5 फीट 7, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में चल रहे हैं, हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो ये जो रेज टैंक है ये आपको ज़रा प्रॉब्लम दे सकता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ज़रा केयरफुल रहना होगा, ख़ास तौर पे अगर आपके पीछे पिलियन राइडर बैठे हैं और आप पर प्रेशर बहुत पड़ रहा है, तो ये टैंक जो है ये बहुत ज़्यादा अर्गोनॉमिक नहीं है आपके क्रॉच के लिए।
टैंक बहुत ही मस्कुलर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये फेयरिंग भी बड़े मस्कुलर तरीके से डिज़ाइन की गई है। टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर्स और ये 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 25 टू 30 kmpl जो इसका रेंज है फ्यूल एफिशिएंसी का, उसके साथ अगर आप 25 kmpl भी पकड़ें तो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज देता है, जो कि बहुत अच्छी रेंज है इस तरह की मोटरसाइकिल के लिए मेरे ख्याल से। चलिए एक नज़र हम लोग अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे भी मार लेते हैं, और उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको दिखा देता हूँ इसके मिरर्स। और मिरर्स बहुत वाइड है, विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रा ज़्यादा आगे एक्सटेंडेड हैं, आगे फेयरिंग पर माउंटेड हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉन्जेस्टेड एरियाज़ में चला रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑल्दो ये फोल्डिंग है, बट आप इन्हें एक्सटेंडेड ही रखना चाहेंगे सेफ्टी के लिए, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें। टेल टेल लाइट्स की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन वार्निंग लाइट, ABS, हाई बीम और ऑफ कोर्स टर्न इंडिकेटर मौजूद है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको एक एनालॉग टैको मिलता है, गियर इंडिकेटर मिलता है, क्लॉक, ओडो और 2 ट्रिप मीटर्स नज़र आएंगे आपको। फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज के साथ साथ डिजिटल स्पीडो और एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी, और आप साइकिल यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। पहली बात तो यहाँ पर TFT डिस्प्ले नहीं है, उसके अलावा यहाँ पर कोई रेस मोड्स या राइडिंग मोड्स नहीं है, लैप टाइमर नहीं है, और इन सारी चीज़ों को मैं आखिरी में एक बार में ही आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मिसिंग क्या क्या है, बिकॉज़ यहाँ पर मिसिंग काफ़ी कुछ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिसिंग की ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एडजस्टर भी नहीं है फॉर ब्रेक लेवर, तो ये भी एक मिसिंग फीचर है जो दूसरी गाड़ियों में मिलता है। हालांकि यहाँ पर एक क्लिप ऑन्स मिलते हैं, प्रॉपर क्लिप ऑन्स, जो कि बहुत अच्छे से सेटअप किए गए हैं, और राइडिंग पोजीशन भी मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा हम लोग स्विच गियर देख लें। हाई बीम, लो बीम, डे, फ्लैशर, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक इग्निशन, बट यहाँ पर हैज़र्ड लाइट स्विच नहीं है। यहाँ पर आपको मिलते हैं बार एंड वेट्स, वाइब्रेशंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम लोग देखते हैं इस गाड़ी की राइडिंग पोजीशन। अब देखिए दोस्तों, मैं जनरली थोड़ा एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन हो तो माइंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप एक कम्यूटर सेगमेंट से आ रहे हैं तो ये राइडिंग पोजीशन आपको ऐसा लग सकता है कि ज़रा एग्रेसिव है, ज़रा कमिटेड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमिटेड राइडिंग पोजीशन नहीं है। ओनली इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कम्यूटर सेगमेंट, तब आपको थोड़ा हाथों में या कंधों में ज़रा तकलीफ़ महसूस होगी, बट अदरवाइज़ ये एक स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। और रियर सेट बहुत ज़्यादा नहीं है फुट पैग्स, तो ओवरऑल ये आपको टूरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की जब मैं बात करूँगा तब टूरिंग के बारे में भी बताऊँगा, लेकिन जनरली अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है, एक्सेप्ट व्हेन यू आर हार्ड ब्रेकिंग और आपके पीछे कोई पिलियन राइडर बैठा है, तो आपको ज़रा अपने क्रॉच का ध्यान रखना होगा। अब पिलियन राइडर की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो आपको ये बता दूँ कि ये जो गाड़ी है ये पिलियन राइडर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ये सीट काफ़ी हाई है, स्प्लिट सीट है, और छोटे कद के लोगों के लिए अपना पैर इसके चारों तरफ स्विंग करना भी डिफ़िकल्ट है, और बहुत छोटे जर्नीज़ के लिए ही ये ठीक है। आपको यहाँ पर ब्लिंकर जो है बल्ब्स मिलते हैं आगे की तरह, लेकिन टेल लैम्प जो है ये LED है। यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिलता है, और इसका मतलब ये है कि जो क्लच एक्शन है बहुत ही लाइट है। आप अगर बिल्कुल स्टॉप स्टार्ट कंडीशंस में भी चला रहे हैं और बहुत लंबे वक्त तक भी चला रहे हैं तो भी आपके हाथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। वन ऑफ द लाइटेस्ट क्लचेज़ आई हैव एवर सीन। इसके अलावा जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, राइड हैंडलिंग, परफॉर्मेंस एट्सेट्रा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स अप टू 400 सीसी ये मोटरसाइकिल लाइटेस्ट है और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है इस तरह के सेगमेंट में। इसके आसपास जो गाड़ियाँ हैं उसमें एक RC 390 ही है जो इससे टक्कर ले सकती है। और ये जो मोटरसाइकिल है ये 0 to 60, 0 to 100, 0 to 80 और टॉप स्पीड में भी हर तरह से RC 390 से आगे है, लेकिन बहुत ही छोटे मार्जिन से। तो आप ये भी कह सकते हैं कि RC 390 इस मोटरसाइकिल को बराबर टक्कर देती है। कुछ नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो पावर और टॉर्क में आपको बता ही चुका हूं, पावर और टॉर्क में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लगभग 2 PS पावर वहाँ पर कम है और टॉर्क बराबर है। वेट वहाँ पर 4 किलो ज़्यादा है, इसका वेट है 168 kgs। टॉप स्पीड यहाँ पर 170 किलोमीटर्स पर आवर है, वहाँ पर आपको 169 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास टॉप स्पीड मिलती है ट्रू। हालांकि स्पीडो इंडिकेटेड वहाँ पर आपको 175 किलोमीटर्स पर आवर तक मिलेगी। ऑनेस्टली दोनों मोटरसाइकिल्स में टॉप स्पीड के मामले में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। व्हील बेस यहाँ पर 20 mm ज़्यादा लंबा है, यानी स्ट्रेट लाइन में ये ज़रा ज़्यादा स्टेबल महसूस करती है। 0 to 100 ये गाड़ी करती है 5.2 सेकेंड्स में, लेकिन RC 390 पर आपको 5.5 सेकेंड्स के आसपास लगते हैं। 0 to 60 ये करती है 2.4 सेकेंड्स में। RC 390 0.1 सेकेंड ज़्यादा लेती है। तो जैसा आप देख रहे हैं फ़र्क कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर वाइब्रेशंस
बिल्कुल नदारद है, बहुत ही स्मूथ ये इंजन है। केवल 10,000 आरपीएम से ऊपर जब आप जाते हैं, हालांकि पीक पावर 10,000 आरपीएम पर बनती है, लेकिन इसकी जो लिमिटर है वो 12,000 आरपीएम पर आती है। और ये मोटरसाइकिल बहुत ही लीनियर है, यानी कि RC390 में जिस तरह से आपको 7,000 आरपीएम के बाद जो एक स्पाइक मिलता है वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही लीनियर, बहुत ही यूजेबल परफॉर्मेंस मिलेगा। और इसका मतलब ये भी है कि इसकी ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है सिटी के अंदर। अगर आप हायर गियर्स में इसे लो स्पीड पर चलाते हैं, इवन 2 अप, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी टेस्टिंग के हिसाब से आज 2 अप राइडिंग के साथ भी मैंने इसे टेस्ट किया। 6th गियर में 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ऊपर ये पुल कर लेती है। 5th गियर में 25 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा आराम से पुल कर लेती है। और 4th गियर में 20 kmpl के ऊपर बहुत आराम से पुल कर लेती है। तो अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलाना है तो लाइट क्लच, स्लिप एंड असिस्ट और जो इसकी ट्रैक्टेबिलिटी है वो इसे RC390 से ज़रा बेहतर बना देती है। लेकिन ओवरऑल जो आउटराइट परफॉर्मेंस है उसमें RC390 से मैच करती है। दूसरा एडवांटेज इस मोटरसाइकिल को जो है वो ये है कि यहाँ पर हीटिंग ज़रा कम है। RC390 ज़रा ज़्यादा हीट करती है, वहाँ पर भी हीट मैनेजमेंट अब ज़्यादा बेहतर हो गया है पहले से, लेकिन ये उससे ज़रा कूल है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से कूल चलती है। अगर आप एक हॉट डे पर स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में इस मोटरसाइकिल को भी चलाएंगे तो आपको दोनों तरफ ज़रा हीट महसूस होगी, इस तरफ ज़रा ज़्यादा होगी, लेकिन ये परेशान करने वाली हीट नहीं है ये मोटरसाइकिल। लेकिन मैं ये साफ़ तौर पे कहना चाहता हूँ कि कुछ हद तक हीट होती है, टोटली हीट फ्री नहीं है। इसके उलट अगर मैं कंपेयर करूँ सुजुकी कटाना जो कि एक 1000 सीसी मोटरसाइकिल है, वहाँ पर मुझे बिल्कुल हीट महसूस नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर ज़रा हीट मुझे महसूस हुई। सस्पेंशन बहुत ही कंफर्टेबल है, आप सिंगल चला रहे हो या फिर 2 अप चला रहे हो, बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है। फॉर दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल मुझे इसका सस्पेंशन बहुत पसंद आया। पीछे 5 स्टेप एडजस्टेबल है, तो प्रीलोड के हिसाब से अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली फॉर दिस काइंड ऑफ मोटरसाइकिल बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कंप्लायंट सस्पेंशन है, वेदर आप एक अकेले चला रहे हैं या फिर आप पिलियन राइडर के साथ चला रहे हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी के इन गियर स्पीड्स की, तो फर्स्ट गियर में 75 किलोमीटर्स पर आवर, सेकंड गियर में 105 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि सेकंड गियर में आप 100 क्रॉस कर जाते हैं, और थर्ड गियर में 135 किलोमीटर्स पर आवर। टॉप स्पीड मैंने आपको बताई, स्पीडो इंडिकेटेड अबाउट 175 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्रूजिंग स्पीड्स की, जैसा मैंने बताया था टूरिंग के लिए ये बहुत सूटेबल है, तो 120 किलोमीटर्स पर आवर पे अगर आप चल रहे हैं तो भी 6th गियर में आप सिर्फ 7,500 आरपीएम पर होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट 4,500 और हैं टू प्ले अराउंड विद, विच मीन्स बहुत ही केपेबल टूरर है। और आप अगर लंबे डिस्टेंसेस कम वक्त में तय करना चाह रहे हैं तो ये मोटरसाइकिल जो है ये आपको काफ़ी तेज़ी से लेकर के जा सकती है, कंफर्टेबल भी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हालांकि यहाँ पर लोड लगिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पर आपके पास सामान रखने के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं है, कुछ 1-2 हुक्स हैं बस, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इनका यूज़ करके आप बंजी कॉर्ड्स भले ही यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको अपना वजन जो है सामान का वो ज़रा कम रखना पड़ेगा, शेप साइज़ ज़रा कम रखना पड़ेगा। फ्यूल एफिशिएंसी मैंने आपको बताई 25 to 30 kmpl की इसकी रेंज है। अगर आप इसे नॉर्मली चला रहे हैं तो 25 kmpl तक की मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। 30 kmpl कब, जब आप इसे हाईवे पर चलाएं और बहुत ज़्यादा इसको थ्रॉटल ना करें तब। ब्रेकिंग अच्छी है, लेकिन RC390 की ब्रेकिंग मुझे पर्सनली इससे ज़्यादा बेहतर लगी, ज़रा और बेटर ब्रेकिंग हो सकती थी, टायर्स भी ज़रा और बेटर हो सकते थे। लेकिन अगर आप इसकी न्यूट्रल हैंडलिंग की बात करें, स्ट्रेट लाइन में या अराउंड बेंड्स, बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही केपेबल, बहुत ही नेचुरल हैंडलर है और आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। उससे ज़्यादा ये कि अक्रॉस द रेव रेंज परफॉर्मेंस फैला हुआ है, यानी कि आप इसे अक्रॉस द रेव रेंज किसी भी रेव रेंज में हो, इनफैक्ट एज लो एज 1700-1800 आरपीएम ये गाड़ी पुल करना शुरू कर देती है और वहाँ से सीधा 12,000 आरपीएम तक बिना किसी स्पाइक के पुल करती है। तो ये सब चीज़ें जो है इसे बहुत ही फ्रेंडली और बहुत यूजेबल येट बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल बना देती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर मिसिंग है, और लिस्ट ज़रा लंबी है तो इसलिए मैंने सोचा सारी चीज़ें आपको एक ही साथ बता दूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको राइड बाय वायर थ्रॉटल नहीं मिलता है, किसी तरह के राइडिंग मोड्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, कलर TFT डिस्प्ले नहीं है, एडजस्टेबल सस्पेंशन सामने की तरफ आपको नहीं मिलता है जो कि आपको अपाचे RR310 में मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, लैप टाइमर नहीं है, अपसाइड डाउन फोक्स नहीं है, इसके साथ ही और भी चीज़ें जैसे कि क्विक शिफ्टर यहाँ पर नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है। इसके अलावा RC390 में आपको कॉर्नरिंग सेंसिटिव ABS मिलता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। और इन सब चीज़ों का नहीं होना मेरे ख्याल से इस कीमत पर एक बड़ा चिंताजनक विषय है, क्योंकि कीमत दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है।
इस गाड़ी की कीमत है 5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। और अगर आप इसे कंपेयर करें RC 390 से, जो फीचर्स के मामले में इससे ज़्यादा है और परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट इसे मैच करती है, तो वहाँ पर कीमत है 3.16 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि इससे ऑलमोस्ट 1.84 लाख रुपीज़ कम है। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसके साथ ही अगर आप इसे कंपेयर करें अपाचे RR 310 से, जो कि परफॉर्मेंस में इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बराबर नहीं है, लेकिन वो भी एक बहुत केपेबल मोटरसाइकिल है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट आधी कीमत में आपको एक बहुत अच्छी, बहुत केपेबल मोटरसाइकिल विद मोर फीचर्स मिल जाती है। और ये कहानी जो थी ये सिर्फ एक्स शोरूम कीमतों की है, ये एक CBU है। तो कुछ जैसे अगर आप बात करें मुंबई की, तो वहाँ पर आपको 6.54 लाख रुपीज़ ऑन द रोड इस गाड़ी के लिए पैसा भरना होता है, जो कि बहुत ऊंची कीमत है। इस कीमत पे आप ऑलमोस्ट 650 सीसी मोटरसाइकिल की टेरिटरी टच कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा और पैसा मिला करके आप एक ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा केपेबल मोटरसाइकिल खरीदने की सोच सकते हैं। दिल्ली में इसकी कीमत है 5.7 लाख रुपीज़ के आसपास, बट कीमत जो है वो जो यहाँ पर ऑफ़र किया जा रहा है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे इस गाड़ी से फीचर्स के मामले में शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंजन बहुत ही केपेबल है। इसका शैसी, इसका सस्पेंशन, जिस तरह से हैंडल करती है, जिस तरह से राइड करती है, ये एक नायाब पैकेज है, बहुत ही यूनिक गाड़ी है। लेकिन अगर ये कीमत कम होती तो मैं इसे रेकमेंड करता, लेकिन कीमत इतनी ज़्यादा है कि मैं, अनलेस आपके पास इतना पैसा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है और आप इस गाड़ी के प्यार में हैं, तो आप ज़रूर गाड़ी को खरीदिए। लेकिन अगर आप सेंसिबली सोच रहे हैं, अगर कीमत का आपको फ़र्क पड़ता है, तो फिर डेफिनेटली ये गाड़ी मैं स्ट्रांगली रेकमेंड नहीं कर सकता, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अपने सेगमेंट तक की ये सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अगली बार फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा।